आप देख रहे हैं जीके जीएस भाई हर्षित, मेरा यूट्यूब चैनल जीके जीएस भाई हर्षित। कौन सा चैनल देख रहे हैं आप? जीके जीएस भाई हर्षित। आज हम आपको प्रस्तावना में जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, बिना किसी देर के आज शुरू करते हैं, उसका उत्तर आज बता देते हैं। प्रस्तावना में बताया था, हमारा प्रश्न था प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, इसका उत्तर आज हमको बताना था। उस वीडियो में हमने बताया था, पूरी प्रस्तावना को पढ़ाया था हमने, और कभी और समय मिलेगा तो प्रस्तावना को और विस्तार से पढ़ाएंगे। वो पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट थी। अब उस वीडियो में हमने कहा था कि इसको हम आज बताएंगे सेकेंड वीडियो में, और इसको बताने के बाद प्रस्तावना अभी के लिए कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला चैप्टर हम फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। अभी देखिए, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं। तो पूरी प्रस्तावना का पहला वीडियो आप उसको देख लीजिएगा, तो प्रस्तावना क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी इसका उत्तर जो आएगा वो उसको हम बता रहे हैं, क्या कहते हैं प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं। इसको ऐसे देख लीजिए। मान लो ये कॉपी है आपकी, यहाँ तक मान लो आपकी कॉपी है। तो सबसे पहले इसमें मेन पार्ट ये है कि प्रस्तावना ये मेन चीज है। और दर्शन यानी इंपॉर्टेंस, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका पूछ रहा है कि संविधान का दर्शन ही क्यों कहते हैं प्रस्तावना को। बहुत सारी चीजें, लेकिन इसको ही क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय अगर लिखें तो सबसे पहले इसका इंट्रो लिखना पड़ेगा। इंट्रो में आएगा, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, कि प्रस्तावना है क्या, पहली चीज तो ये। उसके बाद इसको लिखने के बाद 2 या 3 लाइन में इंट्रो खत्म। फिर मेन पार्ट में इसका पूरा इंपॉर्टेंस कि प्रस्तावना है क्या, इसको दर्शन क्यों कहते हैं संविधान का, ये चीज लिखेंगे। फिर पूरी बात का एक अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। पूरी बात का अंत में कंक्लूजन लिख करके उत्तर को हम समाप्त कर देंगे। हम इस उत्तर को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए, इससे भी बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। ये एक सामान्य उत्तर माना जा सकता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं पहले से, इससे भी बेहतर लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना का परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संविधान सभा में 13 दिसंबर, ये सब चीज हमने प्रस्तावना में पढ़ाया भी है। कोई अलग से यहाँ नहीं लिख देंगे कि कुछ ऐसा लिख देंगे जो आप ना जानते हो। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। ये हो गया आपका इंट्रो। शॉर्ट में हमने पहले बताया था, इंट्रो बहुत मतलब 2 लाइन 3 लाइन, बहुत ज्यादा सारी 3 लाइन, इससे ज्यादा इंट्रो नहीं कि पूरा प्रस्तावना यहाँ लिख दो हम भारत के लोग, ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ पर केवल प्रस्तावना का हमने परिचय दे दिया कि प्रस्तावना कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, ये चीजें आगे। तुमने प्रस्तावना के परिचय में बताया कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका या भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में आई। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रो। अब इसका अगर हम मेन पार्ट अगर देखें तो इस मेन पार्ट में आएगा प्रस्तावना। यहीं से छोड़े, यहां से नहीं शुरू करो, बीच में प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है जो संविधान की शक्ति का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, लागू होने की तिथि को बताती है। जो संविधान के शक्ति का स्रोत, संविधान के शक्ति का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, लागू होने की तिथि को बताती है। शक्ति का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, लागू होने की तिथि को बताती है। तिथि को बताती है। यहां तक कि जब न्यायालय असमंजस की स्थिति में होती है। असमंजस की स्थिति का मतलब ये है, अभी बता रहे हैं। असमंजस की स्थिति में होती है तो प्रस्तावना को आधार बनाती है। प्रस्तावना को निर्णय का आधार बनाती है। और संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने का प्रयास करती है। मन की बात, क्या और मार्कर नहीं है, जानने का प्रयास करती है। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है जो संविधान की शक्ति का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, लागू होने की तिथि को बताती है। यहाँ तक कि जब न्यायालय असमंजस की स्थिति में होते है तो प्रस्तावना को निर्णय का आधार बनाती है और संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने का प्रयास करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसमें और कुछ ऐड करें तो इसमें अगर लिखेंगे प्रस्तावना, जो संविधान संविधान सदस्यों जब न्यायालय को कुछ समाधान करना तो में ठीक है। फिर इसमें लिखिए यहाँ तक संविधान में लोगों संविधान की प्रस्तावना में ही मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व की झलक भी मिलती है। अर्थात प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। अर्थात
प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये इतना अगर आप मेन बॉडी में लिख देंगे, अभी इसमें और भी कुछ लिखा जा सकता है, अगर इतना मेन बॉडी में लिख देंगे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा और देख रहे हैं। संविधान के परिचय पत्र है, अब इसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे, प्रस्तावना के संदर्भ में अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है, अतः अतः क्या कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का, ऐसे नहीं लिखना है, कंक्लूजन थोड़ा दूसरी तरह लिख दें, क्योंकि मेन बॉडी में बात हो गई है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ तक की प्रस्तावना के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, यहाँ तक कि प्रस्तावना के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है।